हेलो एवरीवन। अभ्यास डीपीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सेट नंबर 42 को डिस्कस करेंगे। मई मंथ स्टार्ट होने वाला है और बहुत जल्दी नोटिफिकेशन भी इशू हो जाएगा। और नोटिफिकेशन इशू होने से पहले आप सभी लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आपके पास पर्याप्त समय रहे रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए। माई सेल्फ आनंद सर और मैं जीएस और जीके की एक्सपर्ट फैकल्टी हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग एचबीटीआई कानपुर से की हुई है। मैं वेरियस सिविल सर्विस एग्जाम्स में अपियर हुआ हूँ। मैंने यूपीएससी प्रीलिम 6 टाइम क्वालिफाइड किया हुआ है। यूपी पीसीएस राजस्थान पीसीएस के इंटरव्यू में अपियर हुआ हूँ। पिछले कई सालों से टीचिंग एंड मेंटरिंग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। चलिए सेट नंबर 42 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन रिवेलियन ऑफ 1857, ऑन विच डेट डिड द सोल्जर्स एट मेरठ स्टार्ट देयर जर्नी टू दिल्ली। तो 1897 के विद्रोह के संदर्भ में मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली की ओर किस तिथि को प्रस्थान किया। और आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है 10 मई, ऑप्शन बी है 19 अप्रैल, ऑप्शन सी है 2 जून, ऑप्शन डी है 29 मार्च। तो देखिए 1897 की जो क्रांति हुई है ये भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और इसकी शुरुआत होती है आपकी मेरठ कैंटोनमेंट से। मेरठ कैंटोनमेंट में जो इंडियन सोल्जर्स होते हैं वो ब्रिटिश ऑफिसर्स और सोल्जर्स को मारने के बाद आपके दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। और दिल्ली में उस वक्त जो बहादुर शाह जफर होते हैं उनको अपना लीडर डिक्लेयर करते हैं। तो जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है इनकी इसके लीडर कौन थे? जो इसके किसके नाम पे ये लड़ाई लड़ी गई? ये लड़ी गई थी आपकी बहादुर शाह जफर के नाम पे। और उन्होंने किस दिन डिक्लेयर किया था उनको लीडर? 10 मई 1897 को। ठीक है। अच्छा 29 मार्च जो है, 29 मार्च के दिन क्या होता है कि बैरकपुर कैंटोनमेंट में मंगल पांडे ने रिवॉल्ट किया था। ठीक है। तो 29 मार्च आपका बैरकपुर कैंटोनमेंट में मंगल पांडे ने रिवॉल्ट किया था। ठीक है। मंगल पांडे जो कि 1897 क्रांति के पहले शहीद हुए। ठीक है। तो सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। हम देखिए ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 थी ये आपकी मुख्यतः नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ही स्प्रेड हुई। अब देखिए दिल्ली में इसको किसने लीड किया था? दिल्ली में इसको लीड किया था बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने। कानपुर में इसको किसने लीड किया? नाना साहब और तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान ने। वहीं आपके लखनऊ में इसको किसने लीड किया? बेगम हजरत महल ने। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने। ग्वालियर में भी तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने इस रिवॉल्ट को लीड किया था। वहीं बरेली में खान बहादुर खान। फैजाबाद में अहमदुल्ला शाह ने लीड किया। इलाहाबाद में इसको लियाकत अली ने लीड किया था। उसके बाद जब ब्रिटिश फोर्सेस इकट्ठी हुई और इन्होंने जो टेरिटरीज जो ये हार गए थे उसको इन्होंने रिकवर्ड किया। तो ये वो लीडर्स हैं। ठीक है। जैसे दिल्ली में ब्रिटिश टेरिटरी को किसने दोबारा जीता? आपके जॉन निकलसन और विलियम हॉडसन ने। वहीं कानपुर में कॉलिन कैंपबेल एंड ह्यूज व्हीलर ने। लखनऊ में कॉलिन कैंपबेल एंड हेनरी लॉरेंस ने। झांसी में आपके ह्यूज रोज ने। ग्वालियर में भी आपका ह्यूज रोज। उसके बाद आपका आरा में आपका विलियम टेलर एंड विंसेंट आयरी। बरेली में आपके कॉलिन कैंपबेल। फैजाबाद में सप्रेस बाय द रीजनल फोर्सेस, जो क्षेत्रीय बल थे उन्होंने इस रिवॉल्ट को सप्रेस किया था। इलाहाबाद में आपका जेम्स नील एंड ओमेल। अच्छा 1897 की क्रांति के बाद होता क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया जाता है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किया जाता है। कुछ समय के लिए पूरा अंग्रेजी शासन की नींव हिल जाती है, लेकिन इन्होंने बाद में उसको रिकवर्ड भी कर लिया था। और उसके बाद क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी संभालती है। ठीक है। और उस वक्त जो वायसराय जो आपके गवर्नर जनरल होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के गवर्नर जनरल होते हैं आपके लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड कैनिंग जब 1897 की क्रांति हुई उस वक्त लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट नंबर 1 है द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम पीरियड है आपका 1991 से लेके 56, हैड अ टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ
2.1% एंड अचीव्ड अबाउट 3.6%। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका समय रहा आपका 1951 से 56 का लक्ष्य 2.1% था और लगभग 3.6% की वृद्धि हासिल की। तो ये स्टेटमेंट आपका सही रहा। ये प्लान हाईली सक्सेसफुल प्लान रहा। इस प्लान का जो लक्ष्य था वो फूड सेल्फ सफिशिएंसी इसका लक्ष्य था। और इस 5 ईयर प्लान पे किस पे फोकस ज्यादा किया गया था? एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इस सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया गया था, जिससे कि नए आजाद हुए देश में फूड सेल्फ सफिशिएंसी हो सके। और ये हाईली सक्सेसफुल रहा क्योंकि इसका जो टारगेट था 2.1% था और अचीव्ड आपका 3.6% रहा। द फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 74 एम्फेसाइज ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना जिसका टाइम पीरियड आपका क्या है 1969 से लेके 74 है, में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है आपका? नेशनलाइजेशन ऑफ 14 banks aimed to expand institutional credit to agriculture and small industry। तो 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य कृषि और लघु उद्योगों को संस्थागत ऋण बढ़ाना था। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। और ये नेशनलाइजेशन किस 5 ईयर प्लान में किए गए थे? ये आपके 4th 5 ईयर प्लान में किए गए थे। 5 ईयर प्लान में किए गए थे। तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अब देखिए सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए में 1 और 2 दिया गया है ओनली। ऑप्शन नंबर 2 में केवल 2 और 3 दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी में 1 और 3 दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में 1, 2, 3। तो तीनों सही आपके जवाब रहेंगे। देखिए टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना रही आपकी? टोटल पंचवर्षीय योजना रहती है आपकी 12 पंचवर्षीय योजना। टोटल 5 ईयर प्लान आपका 12 5 ईयर प्लान रहते हैं। 5 ईयर प्लान्स रहे। जो लास्ट 5 ईयर प्लान जो 12th 5 ईयर प्लान रहा, इसका टाइम पीरियड कितना था आपका? इसका टाइम पीरियड था आपका 2012 से लेके 17 के बीच। ठीक है। और ये जो 5 ईयर प्लान कंसेप्ट था, इसमें हम किस कंट्री से इंस्पायर्ड हुए थे? आपके यूएसएसआर से। यूएसआर की जो 5 ईयर यूएसएसआर में जो 5 ईयर प्लान्स हुए, उनसे हम हाईली इंस्पायर्ड होके हमने भी अपने यहाँ जो प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग का जो मॉडल अपनाया वो थ्रू 5 ईयर प्लान्स अपनाया। ठीक है। हर एक प्लान का अपना एक टारगेट रहा है। ठीक है। और एक अचीव्ड ग्रोथ रेट रही है। ठीक है। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में किस समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी? और आपके ऑप्शन क्या है? नरसिम्हा कमेटी, ऑप्शन बी है शिवरामन कमेटी, ऑप्शन सी है रंगराजन कमेटी, ऑप्शन डी है केलकर कमेटी। तो नाबार्ड जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, जो किस पे फोकस कर रहा है? आपका एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर पे फोकस कर रहा है। इसकी स्थापना आपकी शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन पे की गई थी 1982 में। जो आपका नरसिम्हन कमेटी है आपकी किससे संबंधित है? नरसिम्हन कमेटी आपकी संबंधित है बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म से। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से। रंगराजन कमेटी आपकी किससे संबंध है? एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी से। एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी से। केलकर कमेटी आपकी किससे संबंधित है? टैक्स और फिस्कल रिफॉर्म से संबंधित है। टैक्स एंड फिस्कल रिफॉर्म से ये कमेटी संबंधित है। ठीक है। अच्छा, नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है आपका, ये आपका हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और इसको आपके पार्लियामेंट जो भारतीय संसद के कानून के तहत इसको नाबार्ड को बनाया गया। और इसकी क्या जिम्मेदारी है आपकी? जो भी एक रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, ये आपके एग्रीकल्चर और आपके रूरल डेवलपमेंट की में जो बैंकों को फाइनेंस की जरूरत होती है उसको ये रीफाइनेंस करता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्टिकल
17 अबॉलिश अनटचेबिलिटी, तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है ये किसको अबॉलिश कर रहा है, अनटचेबिलिटी को। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अच्छा, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है आपका? स्टेटमेंट नंबर 2 है आर्टिकल 18 अबॉलिश ऑल टाइटल्स इंक्लूडिंग मिलिट्री एंड एकेडमिक। तो क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 18 सैन्य और शैक्षणिक सहित सभी उपाधियों को समाप्त करता है। तो देखिए अगेन, जहां पे भी एब्सोल्यूट वर्ड आए हमेशा चौकन्ने हो जाइए। देखिए जो आर्टिकल 18 है ये किन आर्टिकल जो 18 है किस तरह के टाइटल्स को अबॉलिश करता है? ये एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स, ये हर तरह के टाइटल्स को अबॉलिश करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें आपके जो मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स को भी इसमें शामिल कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस भी हुआ आर्टिकल 18 से संबंधित, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि आपके जो मिलिट्री और एकेडमिक अवार्ड्स जो दिए जाते हैं वो किसी तरीके से कोई एक टाइटल नहीं है, वो आपके मेरिट को सम्मानित कर रहे हैं, मेरिट को सम्मानित कर रहे हैं। बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, और एक केस कब आता है? एक केस कब हुआ? 1996 में। तो ये आपका जो मिलिट्री और एकेडमिक अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है, आपका परमवीर चक्र दिया जाता है, अशोक चक्र दिए जाते हैं, भारत जितने भी पद्म अवार्ड्स हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण, तो ये सारे जो अवार्ड हैं ये मेरिट को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं, और ये किसी भी तरीके के टाइटल नहीं है, जैसे कि पहले अंग्रेजी शासनकाल में टाइटल्स दिए जाते थे। ठीक है, तो ये उस तरह के टाइटल्स नहीं है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या रहेगा? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिविंग अबव इज आर करेक्ट? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में ओनली 1 दिया है, ऑप्शन बी में ओनली 2 दिया गया है, ऑप्शन सी में बोथ 1 and 2 दिया गया है, ऑप्शन डी में नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये जो टाइटल्स हैं जितने भी अवार्ड्स, उसको कोई भी व्यक्ति अपने नाम से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित है तो वो व्यक्ति अपने नाम से पहले इस भारत रत्न का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोथल हैड अ डॉकयार्ड इंडिकेटिंग मैरीटाइम ट्रेड एक्टिविटी, लोथल में बंदरगाह है था जो कि समुद्री व्यापार को दर्शाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। देखिए ये इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट है, जो सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण साइट है ये आपकी। और लोथल में क्या था? आपको ड्राई डॉकयार्ड देखने को मिलता है। ठीक है, हड़प्पन यूज स्टैंडर्डाइज्ड बेट फॉर कॉमर्स, तो हड़प्पा वासियों ने व्यापार के लिए मानकीकृत बाटों का उपयोग किया। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। देखिए जो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, एक अर्बन हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हड़प्पा पहली सिटी थी जो कि डिस्कवर्ड की गई थी। ठीक है, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके कई नाम हैं आपके। ठीक है, सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। यहाँ आपको ग्रिड पैटर्न पे रोड्स देखने को मिल रही हैं, ग्रिड पैटर्न्स की रोड देखने को मिलती हैं यहाँ पे। ठीक है, अंडरग्राउंड सीवर्स देखने को मिलते हैं, अंडरग्राउंड सीवर लाइन देखने को मिलती है। ठीक है, सीवर लाइन। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो सही जवाब क्या रहेगा? आप ऑप्शन ए में ओनली 1 दिया गया, ऑप्शन बी में ओनली 2 दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में बोथ 1 and 2 दिया गया। तो सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पहली साइट थी वो कौन सी साइट थी? आपकी हड़प्पा। हड़प्पा पहली साइट थी। और हड़प्पा को किसने डिस्कवर्ड किया था? आपका
हड़प्पा को 1921 में डिस्कवर किया गया था, और किसने डिस्कवर किया था? दयाराम साहनी ने। ठीक है, और आपको हड़प्पा साइट से क्या क्या देखने को मिलता है? इंडस स्क्रिप्ट देखने को, सिंधु लिपि देखने को मिल रही है आपको। यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरीज देखने को मिल रही है, टेराकोटा की मूर्तियां देखने को मिल रही हैं हड़प्पा से। और ये हड़प्पा कहाँ पे? ये आपकी किस नदी के किनारे स्थित है? रावी रिवर के किनारे स्थित है, और ये अभी वर्तमान में पंजाब, जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, उसमें ये स्थित है। उसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण साइट डिस्कवर की गई थी वो 1922 में मोहनजोदड़ो को डिस्कवर किया गया था, और इसको किसने डिस्कवर किया था? आर.डी. बनर्जी में। अब आर.डी. बनर्जी ने, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? ग्रेट बाथ देखने को मिल रहा है, डांसिंग गर्ल की इमेज देखने को मिल रही है, की मूर्ति देखने को मिल रही है, पाशुपति सील आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका 1929 में क्या डिस्कवर किया गया? सुतकोंडोर, और ये बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और ये किसने? ऑरेल स्टीन ने इसको डिस्कवर किया था। 1931 में चूहनदाड़ू डिस्कवर किया गया, ये सिंध में। ठीक है, इसको किसने डिस्कवर किया? एनजी मजूमदार ने। और 1935 में अमीरी डिस्कवर किया गया, ये आपकी बलूचिस्तान में है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए कालीबंगन आपका कहाँ पे? राजस्थान में। और ये साइट कब डिस्कवर की गई थी? 1953 में डिस्कवर की गई थी। ठीक है, यहाँ आपको क्या क्या देखने को? प्लग्ड फील्ड देखने को मिल रहा है, अर्थक्वेक के एविडेंसेस मिल रहे हैं, फायर अल्टार देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा ये जो कालीबंगन साइड है, ये किसने डिस्कवर की? अमलानंद घोष ने इसको डिस्कवर की। उसके बाद लोथल आपका किस नदी के किनारे स्थित है? भोग्या रिवर के किनारे स्थित है, और ये गुजरात स्टेट में है। उसको डिस्कवर किसने किया? एस.आर. राव ने डिस्कवर किया था। यहाँ आपको एक प्रॉपर पोर्ट टाउन था, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट टाउन था। यहाँ आपको देखो डॉकयार्ड देखने को मिल रहा है, राइस हस देखने को मिल रहा है। इससे मालूम चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो राइस का भी इस्तेमाल करते थे। फिर आपका धौलावीरा गुजरात में है, ये आर.एस. बिष्ट ने इसको डिस्कवर किया। यहाँ एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिल रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो ये एग्जाम में ऑलरेडी ये कई बार पूछे जा चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ठीक है, इनके कब ये डिस्कवर्ड की गई, किसने डिस्कवर्ड किया, कहाँ पे स्थित हैं, और क्या क्या एविडेंसेस, क्या क्या वहाँ से इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ अशोक चक्र इन द इंडियन नेशनल फ्लैग? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का प्रतीकात्मक महत्व क्या दर्शाता है? ठीक है, तो देखिए अशोक चक्र आपका, देखिए जो इंडियन फ्लैग है उसमें अशोक चक्र है, और अशोक चक्र में आपके कितनी तीलियां, कितनी स्पोक्स हैं? 24 स्पोक्स हैं। ठीक है, अभी कहीं ना कहीं हर एक, देखिए हर एक जो इंडियन फ्लैग में जो कलर्स हैं वो किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से ये चक्र भी किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये उसी से संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन ए में क्या है? इट रिप्रेजेंट रॉयल अथॉरिटी ऑफ एंशिएंट किंग, यह प्राचीन राजाओं की शाही सत्ता को दर्शाता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी है इट सिंबलाइजेस द साइकिल ऑफ लॉ मोशन एंड प्रोग्रेस, यह धर्म गति और प्रगति को चक्र को प्रतीक है। इट सिग्निफाइज एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी, यह कृषि समृद्धि को दर्शाता है। इट इज एसोसिएटेड विद सीजनल फेस्टिवल, यह मौसमी त्योहारों से संबंधित है। तो देखिए जो आपका जो अशोक चक्र है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपके साइकिल ऑफ लॉ, मोशन और प्रोग्रेस को रिपीट कर रहा है। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि धर्म गति और प्रकृति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन, द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स एम्स टू डेवलप अ डोमेस्टिक कंपोनेंट इकोसिस्टम फॉर इंडियन एयर कंडीशनर एंड एलईडी लाइट्स। तो व्हाइट गुड्स के लिए पीएलआई योजना का उपदेश
एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स के लिए घरेलू कंपोनेंट इकोसिस्टम विकसित करना है। तो स्टेटमेंट आपका सही है। देखिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये किस चीज पे फोकस कर रही है? ये फोकस कर रही है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा चीजों का उत्पादन हो सके, मैन्युफैक्चरिंग को फोकस कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग कई सारे सेगमेंट की मैन्युफैक्चरिंग को ये बढ़ावा दे रही, जिससे कि हमारे देश में जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम हो सके और सेल्फ रिलायंस की तरफ हम जा सकें। क्योंकि देखिए आपकी जो इंडियन इकोनॉमी में जो मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है वो कम है एज कंपेयर टू सर्विस सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग के शेयर को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट इस स्कीम को लॉन्च किया था। ठीक है, और द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021-22 टू 2028-29। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। द स्कीम इज नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यह योजना आपकी जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है द्वारा अधिसूचित की गई है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए में ओनली 1 एंड 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में 2 एंड 3 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में 1 एंड 3 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में 1, 2 एंड 3 दिया गया। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? डी आपका सही जवाब रहेगा। पीएलआई स्कीम किस चीज को बढ़ावा दे रही है? पीएलआई स्कीम आपकी मैन्युफैक्चरिंग को फोकस कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग को फोकस कर रही है। ठीक है, तो आपका डी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स क्रॉपिंग सीजन एंड सोइंग कंडीशन इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा फसल उसके मौसम और बुवाई की स्थिति को सही मेल खाता है? ऑप्शन ए में है वीट, खरीफ क्रॉप सोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। तो गेहूं एक खरीफ फसल है और इसकी बुवाई आपकी कब की जाती है? मानसून के आने के साथ की जाती है। अभी आपसे कह रहा है मस्टर्ड एक जायद क्रॉप है और इसको कब बोया जाता है? सून इन समर। मेज आपकी खरीफ क्रॉप है, रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ये कह रहा है, ये बता रहा है कि ऑप्शन सी में कि मक्का एक खरीफ फसल है और इसको उच्च तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है। बार्ले आपकी राबी क्रॉप है और रिक्वायर्स हैवी रेनफॉल। तो देखिए जो एक रबी फसल है और इसे अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देखिए 3 सोइंग सीजन है जो नॉर्थ इंडिया है, इसमें 3 सोइंग सीजन है आपके। एक तो राबी, एक तो आपका राबी हो गया, जायद हो गया और आपका खरीफ हो गया। ठीक है, खरीफ। तो 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, राबी और खरीफ। इनके बीच में देखो अंतर देखते हैं। तो देखिए जो खरीफ फसल होती हैं इनको कब बोया जाता है? जून से जुलाई के बीच में, जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है उसके साथ इनको बो दिया जाता है। ठीक है, जबकि जो राबी क्रॉप्स होती हैं विंटर क्रॉप्स होती हैं, इनको कब बोया जाता है? अक्टूबर एंड नवंबर आफ्टर मानसून। ठीक है, हार्वेस्टिंग सीजन कब रहता है? कटाई कब की जाती है इनकी? सितंबर से अक्टूबर के बीच में, खरीफ क्रॉप्स की। अब इसमें क्या होता है? हॉट एंड जितनी भी जो खरीफ क्रॉप्स होती है उसमें किस तरह की जलवायु किस तरह की जलवायु में पनपती है या उगती है? आपकी हॉट एंड ह्यूमिड या हाई रेनफॉल वाले एरियाज में। ठीक है, इसमें क्या, ये जो राबी क्रॉप्स है, जो खरीफ क्रॉप्स हैं आपकी, ये हाईली मानसून डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, नमी की बहुत जरूरत होती है। जैसे कि आपकी राइस हो गई, ठीक है, आपका जैसे राइस हो गया, मेज हो गया, कॉटन हो गया, बाजरा हो गया, सोयाबीन, ये सब कैसी क्रॉप्स हैं आपकी? आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं और ये मानसून के ऑनसेट के साथ इनको बोया जाता है और ये आपकी हाईली डिपेंडेंट होती है मानसून पे। ठीक है, वहीं राबी क्रॉप्स आपकी जैसे गेहूं आपकी एक क्या है? राबी क्रॉप्स है। बार्ले आपकी आपकी राबी क्रॉप्स है। मस्टर्ड सरसों आपकी एक राबी क्रॉप्स है। मटर भी एक आपकी राबी क्रॉप्स है। चिकपी आपकी एक राबी क्रॉप्स है। तो जो भी राबी क्रॉप्स होती है इनको कब बोया जाता है? आपको अक्टूबर नवंबर मंथ में। और इनको ठंडी जलवायु की, कम तापमान की जरूरत पड़ती है और लेस वाटर रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। मेज आपकी एक खरीफ क्रॉप है, रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द
India's urban population percentage as per the UN World Urbanization Prospect, ठीक है, लेटेस्ट एस्टिमेट अराउंड 2025। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लगभग 2025 में भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? और आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 31%, ऑप्शन बी आपका 34%, ऑप्शन सी है आपका 36%, ऑप्शन डी है आपका 41%। तो आपको यहां किसके आधार पर जवाब देना है? इस रिपोर्ट के आधार पर, यूएन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है कि भारत की कितनी अर्बन पॉपुलेशन है। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। अच्छा, कमेंट में आप मुझे बताइएगा सेंसस 2011 के अनुसार भारत की कितनी पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन है? क्योंकि देखिए आंकड़े हम जो इकट्ठे करते हैं उसमें हम पॉपुलेशन को किस में डिवाइड करते हैं? रूरल और अर्बन एरियाज में भी डिवाइड करते हैं। पॉपुलेशन को हम रूरल और अर्बन एरियाज में भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। विच ग्लोबल एग्रीमेंट वाज स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर्स बाय फेजिंग आउट सब्सटेंसेस रिस्पांसिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन? तो ओजोन परत की रक्षा के लिए हानिकारक पदार्थों के उत्पादन को समाप्त करने हेतु कौन सा वैश्विक समझौता बनाया गया था? और आपके ऑप्शंस क्या हैं? क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है पेरिस एग्रीमेंट, ऑप्शन डी है नायोगा प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले देखिए ओजोन लेयर आपकी स्ट्रेटोस्फीयर लेयर्स में ये मौजूद है। स्ट्रेटोस्फीयर में ये मौजूद है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर। अच्छा, ये किस चीज से प्रोटेक्ट करती है? ओजोन जो लेयर है ये आपकी प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, ये हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स थे जो कि इस लेयर को एडवर्सली इंपैक्ट डाल रहे थे, उसको इस लेयर के लिए वो खतरनाक थे। तो एक एग्रीमेंट को, एक प्रोटोकॉल साइन किया गया, ये एक अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल था जिसमें इन जो ओजोन लेयर को जो हार्म पहुंचा रहे हैं उन केमिकल सब्सटेंसेस को एक टाइम पीरियड में फेज आउट करना था। और ये कौन सा प्रोटोकॉल था आपका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो सही जवाब आपका कौन सा आएगा? बी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए कुछ अन्य प्रोटोकॉल्स भी देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल आपका कब साइन किया गया? ये आपका 1997 में साइन किया गया। इसी से आपका जो कार्बन इमिशन मार्केट है वो यहीं से, जो कार्बन इमिशन कंसेप्ट है वो आपका क्योटो प्रोटोकॉल से निकल के आता है। ठीक है, और इसका मेन फोकस क्या था क्योटो प्रोटोकॉल का? इमिशन रिडक्शन, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस थी आपकी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन ग्रीन हाउस गैसेस को रिस्ट्रिक्ट करना इस क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य था। ठीक है, उसके बाद आपका वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका किससे संबंधित हो गया? ये आपका ओजोन लेयर से संबंधित हो गया। और ये कब साइन किया गया? 1985 और 1987 में, टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर और फेज आउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कंपाउंड्स हैं ये आपकी ओजोन लेयर के लिए काफी नुकसानदेह थे। उसके बाद किगाली अमेंडमेंट भी साइन किया गया, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स से संबंधित थे। ठीक है, ये भी कंपाउंड्स आपकी कहीं ना कहीं ओजोन लेयर को इंपैक्ट डाल रहे थे। तो किगाली अमेंडमेंट आपका, ये तीनों चीजें आपकी ओजोन लेयर से संबंधित हो गई। अब ये पेरिस एग्रीमेंट एक क्लाइमेट चेंज से संबंधित था। ठीक है, इसमें आपका जो ग्लोबल वार्मिंग को रिस्ट्रिक्ट करना है 2%, बिलो 2%। ठीक है, और एनडीसी क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो हर, देखिए पेरिस एग्रीमेंट के में क्या हुआ कि हर कंट्री अपनी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूट टारगेट सबमिट करेगी और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी पॉलिसीज को अपनाएगी। और इसका लक्ष्य क्या है? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का, पेरिस एग्रीमेंट का लक्ष्य था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री से कम तक ही सीमित किया जाए। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए नायोगा प्रोटोकॉल, कार्टेजिना प्रोटोकॉल और नायोगा प्रोटोकॉल आपका किससे संबंधित है? ये आपके संबंधित है बायोसेफ्टी और जेनेटिक रिसोर्स शेयरिंग से ये संबंधित है आपका। ठीक है, बोन कन्वेंशन आपका किससे संबंधित है? आपका माइग्रेटरी स्पीसीज के प्रोटेक्शन से संबंधित है।
जैसे आपकी एक माइग्रेटरी स्पीसीज है अमर फाल्कन स्पीसीज, साइबेरियन क्रेन्स। तो ये आपकी क्या होती है, इन जो माइग्रेटरी स्पीसीज है उनके प्रोटेक्शन से ये संबंधित है। अगला आपका बेसल कन्वेंशन है। आपका बेसल कन्वेंशन आपका किससे संबंधित है? ये सबसे पहले ये 1987 में 1989 में इसको साइन किया गया। ये जो हेजार्डस बेस मूवमेंट है उससे ये संबंधित है। जब आपका हेजार्डस मूवमेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए जाता है तो उसको प्रायर इन्फॉर्म किया जाता है कि इसमें हेजार्डस बेस्ड है। रोटरडम कन्वेंशन है आपका, ठीक है। आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन है आपका, पॉप्स, ठीक है। ये आपका किससे संबंधित है? आपका एलिमिनेशन ऑफ पॉप्स, ठीक है। उसका मीमाटा कन्वेंशन आपका जो मर्करी पॉल्यूशन है उसको नियंत्रण करने से संबंधित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके कन्वेंशन दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। A student is demonstrating how to make compost at home for use in park. Which fundamental duty is he is performing? एक छात्र घर पर खाद बनाने का प्रदर्शन कर रहा है, वह कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो पार्ट 4A है आपका, ये आपका किससे संबंधित है? फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। और कितने आर्टिकल इसमें मेंशन? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल मेंशन है, आर्टिकल 51A। और इसको जो पार्ट 4A को है आपका किस संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया? 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया था। अच्छा, अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसको किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे ऐड किया गया था? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। और इस संबंध में हम कहां से प्रभावित हुए थे? इस संबंध में हम आपके यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित हुए थे, ठीक है, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। और इनिशियली इसमें कितनी ड्यूटीज थी? इनिशियली इसमें 10 ड्यूटी थी। आपकी जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किया गया। तो ये पूरा आपका फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित सारी चीजें इसमें ये जो ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में है टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। ऑप्शन बी टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्व वायलेंस, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। ऑप्शन सी है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जिज्ञासा की भावना का विकास करना। ऑप्शन डी है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। तो जो ये प्रश्न है इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। बाकी अब देखिए यहाँ देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज आपको दी गई है। पहली है टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ठीक है। जो ड्यूटी नंबर 2 है वो कौन सी? फॉलो फ्रीडम स्ट्रगल्स आइडियल्स, ठीक है। ऑप्शन जो फंडामेंटल ड्यूटी 3 है प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड अपहोल्ड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, जिसमें जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज है ये आपकी किस संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड की गई? 86। अच्छा, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, मतलब इन केस सीएबल इन नेचर है, मतलब इनकेस यदि ये इंप्लीमेंट नहीं की गई तो आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। एग्जाम में अक्सर यही सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जो आपकी टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आपकी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज किस संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड की गई, किस पार्ट में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है, किस कमिटी की रिकमेंडेशंस पर फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। अच्छा, क्या राइट टू वोट फंडामेंटल ड्यूटी है? नहीं है। राइट टू वोट आपकी फंडामेंटल ड्यूटी की श्रेणी में नहीं आती है। कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? तो ये सारी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये इंग्लिश में दी गई, ये हिंदी में दी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वांचल हिमालयस डज नॉट कंप्राइज ऑफ, पूर्वांचल हिमालयस में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? और ऑप्शन क्या है? नागा हिल्स, ऑप्शन बी है पीर पंजाल रेंज, ऑप्शन सी है मणिपुर हिल्स, ऑप्शन डी है मीजो हिल्स। तो देखिए
पूर्वांचल हिल्स भी आपकी हिमालयास का ही साउथवर्ड एक्सटेंशन है, ठीक है। तो अब इसमें कई सारे आपके पूर्वांचल हिल्स की श्रेणी में बहुत सारे हिल्स आते हैं आपके पूर्वांचल हिमालयास में। उसमें नागा हिल्स भी शामिल है, आपके मणिपुर हिल्स भी शामिल है, मिजो हिल्स भी शामिल, पीर पंजाल हिल आपकी पूर्वांचल हिल्स में शामिल नहीं है। तो बी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द एनुअल कल्चरल फेस्टिवल शोकेसिंग द ट्रेडिशन ऑफ मल्टीपल नागा ट्राइब्स organized to coincide with the नागालैंड स्टेटहुड डे begins on which date। तो नागालैंड के राज्य स्थापना दिवस के साथ आयोजित नागा जनजातियों के सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत किस तिथि से होती है? और आपके ऑप्शन क्या है? 1 दिसंबर, ऑप्शन बी है 15 जनवरी, ऑप्शन सी है आपका 26 जनवरी, ऑप्शन डी है आपका 5 मार्च। तो देखिए यहां आपसे क्या पूछा कि वो कौन सा एनुअल फेस्टिवल है जो कि नागालैंड के स्टेटहुड को भी कोइंसाइड करता है और नागालैंड में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक किस डेट को सेलिब्रेट होता है? तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और किस फेस्टिवल की बात कर रहे हैं? आपके हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, फेस्टिवल। और ये आपका 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये नागालैंड, इस फेस्टिवल में नागालैंड की जितनी भी महत्वपूर्ण ट्राइब्स हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और 1 दिसंबर के दिन ही आपका नागालैंड को स्टेटहुड मिला, मतलब उसको राज्य बनाया गया था। कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा कि किस ईयर में नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। माइक्रोब्स लाइक राइबोसियम, नाइट्रोसोमास एंड नाइट्रोबैक्टर्स आर यूज्ड फॉर। तो राइजोबियम, नाइट्रोसोमास और नाइट्रोबैक्टर जैसे सूक्ष्म जीव किस कार्य में उपयोगी होते हैं? और ऑप्शन क्या है आपके? नाइट्रोजन साइकिल, ऑप्शन बी है कार्बन साइकिल, ऑप्शन सी है आपका वाटर साइकिलिंग, ऑप्शन डी क्या है आपका? सल्फर साइकिल। तो ये आपके रिजोमियम, नाइट्रोसोमास और नाइट्रोबैक्टर्स ये आपके क्या है? आपके नाइट्रोजन साइकिल से संबंधित है, ठीक है। इस नाइट्रोजन साइकिल में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपकी कार्बन साइकिल में आपको क्या है? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन आपकी कार्बन साइकिल से संबंधित है। जबकि आपके एवापोरेशन हुआ, आपकी जितनी एवापोरेशन है, प्रेसिपिटेशन है, कंडेंसेशन, ये आपकी वाटर साइकिलिंग से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, जो सल्फर साइकिलिंग है उसमें किसी भी तरीके से माइक्रोब्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। In 2002, Zakir Hussain became the youngest personalist to be honored with which award? तो यहां आपसे क्या पूछा है कि जाकिर हुसैन 2002 में जाकिर हुसैन को किस सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। और आपके ऑप्शन क्या है? संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, ऑप्शन बी है ग्रेमी अवार्ड, ऑप्शन सी है आपका पद्म भूषण, ऑप्शन डी है आपका नेशनल हेरिटेज फेलोशिप। तो 2002 में जाकिर हुसैन जी को किससे सम्मानित किया गया? अच्छा, जाकिर हुसैन किस वाद्य से संबंध रखते हैं? ये आपके तबला से संबंध रखते हैं, तबला वाद्य से ये संबंध रखते हैं। और 2002 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। जो पद्म श्रेणी के जो अवार्ड होते हैं उसमें 3 कैटेगरीज आपको देखने को मिलती है। एक तो पद्म विभूषण, पद्म विभूषण हो गया, विभूषण। उसके बाद आपका दूसरा जो होता है पद्म भूषण हो गया। और ये किसी भी तरीके से ये आपके आर्टिकल 18 का वायोलेशन नहीं है। और आपका पद्म श्री हो गया, पद्म श्री हो गया। ये 3 आर्टिकल्स 3 पद्म श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आपका भारत रत्न अवार्ड भी है, भारत रत्न अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड, ये भारत का सबसे रत्न अवार्ड। इसका तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया वॉन द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? तो भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? और आपके ऑप्शन है 1996, ऑप्शन बी है 1992,
ऑप्शन सी आपका 1987, ऑप्शन डी आपका 1983। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका 1983। और उस वक्त भारत जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन कौन थे? कैप्टन थे आपके कपिल देव, कपिल देव। और किस टीम को हराकर ये फाइनल जीता था हमने? वेस्ट इंडीज को, वेस्ट इंडीज को, इंडीज को। और ये फाइनल कहां पे हुआ था आपका? फाइनल हुआ था आपका लॉर्ड्स के मैदान पे, लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में। और लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम आपका कहां पे है? ये आपका है इंग्लैंड में स्टेडियम, ये आपका इंग्लैंड में है। उसके बाद भारत ने दोबारा कब जीता? दोबारा आपका जीतता है 2011 में। और उस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे एम एस धोनी, एम एस धोनी। ठीक है। अच्छा, किस टीम को हरा के जीता था? श्रीलंका टीम को हरा के, श्रीलंका की टीम को हरा के ये जीता था। अच्छा, कमेंट में हम मुझे ये बताइएगा कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया ने कब जीता? तो जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसने अपना पहला वर्ल्ड कप कब जीता? वुमेन्स क्रिकेट कप। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एशिया? निम्नलिखित में से एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन है नैनी झील, ऑप्शन बी है भोजताल, ऑप्शन सी है आपका डल लेक, ऑप्शन डी है आपका चिल्का लेक। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब रहेगा भोजताल। और ये कहां पे है? भोपाल में है। ठीक है। नैनी झील कैसी है आपकी? एक नेचुरल लेक है, नेचुरल लेक है। और ये कहां पे स्थित है? आपकी नैनीताल में है। ठीक है। डल लेक कहां पे? आपकी डल लेक आपकी श्रीनगर में, ये भी आपकी नेचुरल लेक है। और ये आपकी श्रीनगर में, याद रखिएगा श्रीनगर में है। उसके बाद आपकी चिल्का लेक कहां पे है? चिल्का लेक आपकी उड़ीसा में है आपकी। और एक लेगून है, ब्रैकिस, ब्रैकिस वाटर लेगून है ये आपकी, ना कि आपकी फ्रेश वाटर, ना कि कोई आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है। तो बी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट नेट इन्वेस्टमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध निवेश को सही रूप से दर्शाता है? ऑप्शन है सम ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री, देश में सभी निवेशों का योग। ऑप्शन बी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, सकल निवेश प्लस मूल ह्रास। ऑप्शन सी है ग्रॉस कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, सकल पूंजी निवेश माइनस अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन डी है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? तो जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है उसमें देखिए डेप्रिसिएशन होता है, मूल्यह्रास। ठीक है। समय के साथ क्या होता है, किसी भी एसेट्स की वैल्यू कम होती जाती है। जैसे मशीनरी मशीनरी पार्ट्स हैं या जो टूल्स होते हैं उनकी डेप्रिशिएशन होता है, उसकी वैल्यू गिरती है। जैसे आप कोई कार खरीदते हैं तो समय के साथ उसकी वैल्यू गिरती है क्योंकि वो इस्तेमाल की जा रही होती कंटिन्यूअसली। ठीक है। तो उसी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट होता है हमारा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? नेट इन्वेस्टमेंट। तो डी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ बम्बू फ्लूट? तो निम्नलिखित में से बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध वादक कौन है? ऑप्शन है एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ऑप्शन बी है रविशंकर, ऑप्शन सी है हरि प्रसाद चौरसिया, ऑप्शन डी है बिस्मिल्लाह खां। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका? इसका सही जवाब रहेगा आपका हरि प्रसाद चौरसिया। आपके किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? आपके बॉम्बू फ्लूट से, बॉम्बू फ्लूट से। ठीक है। आपकी सुब्बुलक्ष्मी आपकी कहां से संबंधित हैं? ये आपकी कार्नेटिक वोकल सिंगर रही, कार्नेटिक वोकलिस्ट। ठीक है। रविशंकर आप किससे संबंधित है? ये आपके सितार, सितार वादन से संबंधित है, सितार वादन। और आपके बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित रहे? ये आपके सेनाई से संबंधित रहे, सेनाई से।
ठीक है। अच्छा, कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा, इनमें से जो चार जो आपको MS सुब्बुलक्ष्मी है, रविशंकर है, हरिप्रसाद चौरसिया, बिस्मिल्लाह खां, इनमें से कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जो कि भारत का सबसे शहनाई। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड EI क्लिनिक वॉज इनॉग्रेटेड एट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और ये किस सिटी की बात कर रहा है? ये आपकी बात कर रहा है आपकी नोएडा, ग्रेटर नोएडा की। ठीक है, इसको एक कंप्लीट कर लीजिएगा। India's first government hospital based AI clinic was inaugurated at the Government Institute of Medical Science, ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में अब ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, और इसका ये आपका ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा, राजस्थान अप्रूव्ड, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पॉलिसी को अप्रूव्ड किया है, जिसका जिसका लक्ष्य क्या है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिविंग एबो इज आर करेक्ट, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी नाइदर वन और टू। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द इफ्को यंग लिटरेरी अवार्ड 2025 वॉज प्रेजेंटेड टू होम फॉर द बुक ओ रे किसान। ठीक है, तो इफ्को यंग लिटरेरी अवार्ड 2025 ओ रे किसान पुस्तक के लिए किसे प्रदान किया गया? और आपके ऑप्शन क्या क्या है? अंकिता जैन, ऑप्शन बी अरुणधति रॉय, ऑप्शन सी है चेतन भगत और झुम्पा लहरी। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब रहेगा। इफ्को क्या है आपकी एक इंपॉर्टेंट, इफ्को क्या है एक बहुत इफ्को आपका किस सेक्टर में से, इफ्को कंपनी किस सेक्टर से जुड़ी हुई है? आपकी फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़ी हुई है, फर्टिलाइजर सेक्टर से ये जुड़ी हुई है। ठीक है। अच्छा, आपके अगला प्रश्न देखते हैं। विच सिटी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अ वाटर बॉर्न डिसीज आउटब्रेक एज एन एपिडेमिक आफ्टर सेवरल डेथ्स इन द भागीरथपुरा एरिया। ठीक है, तो भगीरथपुरा क्षेत्र में कई मौतों के बाद किस शहर ने जल जनित रोग को महामारी घोषित किया है? ऑप्शन है आपके भोपाल, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है आपका सतना, ऑप्शन डी है आपका ग्वालियर। तो किस शहर में भागीरथपुरा आपका किस शहर में है? आपका ये आपका इंदौर शहर में है। इंदौर शहर में अभी हुआ क्या है कि रिसेंटली भागीरथपुरा में जो वहाँ की जो पीने के पानी की जो पाइपलाइन थी, उसमें आपकी जो सीवर पाइपलाइन भी जोड़ दी गई। देखिए, अब ये आपकी म्युनिसिपल जो इंदौर म्युनिसिपल थी, उसकी ये गलती थी। ठीक है, और ये टाइमली आइडेंटिफाइड नहीं की जा सकी, उसकी वजह से बहुत सारे लोग वाटर बॉर्न डिसीज की वजह से इंदौर में मारे गए। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ, जो स्वच्छ भारत जो स्वच्छ भारत जो कैंपेन है, उसमें इंदौर लीड कर रहा है। उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको वाटर बॉर्न डिसीज के केस देखने को मिल रहे हैं। तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 वॉज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 किस संगठन द्वारा जारी की गई? और आपके ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? आपकी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आपकी किस संस्था द्वारा रिलीज की जाती है? ये आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा रिलीज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देख लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आपकी किसके द्वारा रिलीज की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती है। ये मेनली एक एनुअल पब्लिकेशन है जो डेवलपमेंट इशूज पे फोकस है। मतलब ये जो रिपोर्ट है ये आपकी डेवलपमेंट इशूज पे फोकस्ड है। ठीक है, और इसका पब्लिशर आपका वर्ल्ड बैंक है। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, ये कौन पब्लिश करता है? ये इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक।
और इसमें इस रिपोर्ट का जो मेन फोकस एरिया क्या होता है, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स को आइडेंटिफाइड करना, कि भाई वैश्विक आर्थिक रुझान को समझना, ठीक है। उसका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है आपकी, इसको कौन रिलीज कर रहा है, इसको रिलीज कर रहा है आपका वर्ल्ड बैंक अगेन, ठीक है। आपको इसमें क्या, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को आइडेंटिफाइड करना, ठीक है। इस रिपोर्ट का जो लक्ष्य होता है आपका लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को आइडेंटिफाइड करना। उसके बाद आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है आपकी, इसको कौन पब्लिश करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको रिलीज करता है आपका, मॉनेटरी फंड, ठीक है। अब देखिए जो वर्ल्ड बैंक और जो आईएमएफ है, इनको ब्रिटेन बुश वुड्स इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं, ठीक है। इनको आपके पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इनको गठित किया गया था, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको रिलीज करता है, और इसका जो इस रिपोर्ट का जो मुख्य फोकस एरिया होता है, मेन फोकस एरिया होता है, वो क्या होता है आपका फाइनेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाइड करना, ठीक है। उसके बाद आपकी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, इसको कौन पब्लिश कर रहा है, आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। उसका ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, इसका क्या लक्ष्य है आपका, जेंडर इक्वलिटी पे, लैंगिक समानता पे। ये रिपोर्ट आपकी जो जेंडर, जो मेल एंड फीमेल की जो मेल एंड फीमेल को फोकस करते हुए कि भाई क्या उनके इकोनॉमी में उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उस चीज को ये रिपोर्ट आइडेंटिफाई करती है। फिर आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको भी वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, ठीक है। एसडीआई जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट होती है, इसको कौन रिलीज करता है, आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी है, इसको भी आपको, इसको कौन कौन रिलीज कर, इसको संयुक्त रूप से आपकी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की ये एक संयुक्त प्रयास है आपकी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसके माध्यम से पॉवर्टी वर्ल्ड वाइड लेवल पे पॉवर्टी को मेजर किया जाता है। फिर आपका जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स है, लैंगिक असमानता सूचकांक, इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा रिलीज किया जाता है। उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसको यूनाइटेड नेशन। अच्छा, कमेंट में आप मुझे बताइए टोटल कितने सस्टेनेबल एसडीजी गोल्स हैं आपके, एसडीजी कितने टोटल गोल्स कितने हैं। एक आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हुए, उसके बाद आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। कमेंट में आपको मुझे ये बताना है कि टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपका किससे संबंधित है, ये आपका है कि व्हेन वाज द इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी, और आपके ऑप्शन क्या है, 1948, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी है 1952, ठीक है। तो सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, 1948 में भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की गई थी। अच्छा, कमेंट, अच्छा थोड़ा इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 आया, ये आपके सबसे पहले तो 1948 में आया। अच्छा, इस पॉलिसी का जो मुख्य लक्ष्य क्या था, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करेंगे। पब्लिक मतलब जो अर्थव्यवस्था रहेगी उसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों सेक्टर रहेंगे। अच्छा, इस पॉलिसी ने इंडस्ट्रीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, आपका 4 श्रेणी में डिवाइड किया था, ठीक है। और स्टेट मोनोपोली किस सेक्टर में रही, आपकी रेलवे में, आर्म्स एंड एटॉमिक एनर्जी में। उसके बाद आपकी 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है, इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 है उसको आप इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इस पॉलिसी ने किस चीज का आधार रखा, आपके सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की अवधारणा को इसने आपका मूल रूप दिया। और इसने इंडस्ट्री को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया, आपका 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया था, ठीक है। उसके बाद 1977 में पॉलिसी आती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट।
इसने किस सेगमेंट पर ज्यादा फोकस किया, इसने इस पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य था आपके लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, इस पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य था। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980 आती है। इसमें इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी और मॉडर्नाइजेशन गोल हमारा रहता है। इसमें जो हमारे जो लाइसेंसिंग सिस्टम थे उन चीज़ों को, लाइसेंसिंग जो सिस्टम था उसको इजी आउट करना चालू हो गया था, इजी करना स्टार्ट हो गया। फिर आपकी आती है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, जो कि आपकी एलपीसी, ये किस पे फोकस थी आपकी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पे। ठीक है, इसमें आपकी जो लाइसेंसिंग सिस्टम है उसको समाप्त किया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया। जो आपकी जो सिक पब्लिक इंटरप्राइजेस थी, सिक पब्लिक जो भी पीएसयूज थे, उनका डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। ठीक है, तो ये सब आपकी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के बाद हुआ। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व सेलिंग स्टेक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बी निवेश में से किसकी हिस्सेदारी बेची जाती है, और आपके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ये है आपका, ऑप्शन नंबर ए है आपका एनजीओस, ऑप्शन बी क्या है आपका प्राइवेट फर्म्स, ऑप्शन सी है पब्लिक इंटरप्राइजेस, ऑप्शन डी है आपका ट्रेड यूनियंस। तो देखिए सबसे पहले देखिए डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है। तो यहां आपसे पूछा है कि डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो आपकी पब्लिक इंटरप्राइजेस होती है, पब्लिक इंटरप्राइजेस वो इंटरप्राइजेस होती हैं जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट ओनरशिप वाली ओनरशिप। अब ये गवर्नमेंट ओनरशिप आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है, या संयुक्त तौर पे इन दोनों गवर्नमेंट की भी हो सकती है। ठीक है, अब इस डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपने शेयर्स को, अपनी जो ओनरशिप है उसको डाइल्यूट कर रहा है या कम कर रहा है। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपका पब्लिक, डिसइन्वेस्टमेंट का संबंध आपका पब्लिक इंटरप्राइजेस से है। ठीक है, और ये जो पॉलिसी आपकी कब कब अपनानी चालू हुई, डिसइन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी हुई है ये आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई हमारी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1990, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बाद डिसइन्वेस्टमेंट को ऐसे पॉलिसी टूल की तरह इस्तेमाल किया गया, और इसके माध्यम से गवर्नमेंट जो अपने इंटरप्राइजेस उसमें अपनी शेयर्स को या अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट करती है। हर साल गवर्नमेंट एक प्लान प्रपोज करती है कि भाई वो इस साल इन पीएसयूज में अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट करेगी, और वो मार्केट फोर्सेस के लिए आपके कि भाई कोई भी प्राइवेट पार्टी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है उस ओनरशिप में। ठीक है, तो इसके माध्यम से गवर्नमेंट जो सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती उनमें अपनी हिस्सेदारी बेचकर एक तरह से एक पूंजी भी जुटाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। देखिए यहाँ सेट नंबर आपका 42 कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए मई मंथ स्टार्ट हो चुका है, मैंने पहले भी दोहराया था कि अब मई मंथ स्टार्ट हो चुका है, जम के पढ़ाई करिए, बहुत सीमित समय रह गया है, बहुत तेजी से कंपटीशन बढ़ रहा है, नए नए नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से कंपटीशन भी बहुत तगड़ा होता जा रहा है। अब आपके पास समय भी बहुत सीमित है, इसलिए इधर उधर किसी भी चीज़ पे दिमाग मत लाई, क्लियर कट फोकस रखिए कि 2026 में आप सभी लोगों को सरकारी नौकरी लेना है, इसी पर ही फोकस होना चाहिए। और उसके लिए आपको करना है अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट, खूब प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाइए, मॉक टेस्ट भी लगाइए। ठीक है, ये सारी चीजें आप जब अभ्यास डीपीक्यू सीरीज रेगुलरली और डिसिप्लिन होकर करते हैं तो ये सारी चीजें आपकी उस अभ्यास डीपीक्यू सीरीज से भी कंप्लीट होती हैं। और इसके अलावा भी आप खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई मॉक टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप ये नोटिस करिए कि आप कितने क्वेश्चंस को कितने टाइम में कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए टाइम लिमिट की भी वैल्यू है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस भी करिए, क्वेश्चंस को ये भी नोटिस करिए कि कौन सा क्वेश्चंस आप कितने टाइम पीरियड में कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आप अपने जब भी आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करें तो अपने आसपास आप अपने कोई अलार्म क्लॉक भी रख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलता जाए कि आप कितने टाइम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेट नंबर 42 कंप्लीट हो जाता है। और जो कुछ भी क्वेश्चंस मैं कमेंट में पूछता हूँ उसका जवाब जरूर दीजिए, और कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइए कि आपको और किस तरह के क्वेश्चंस
कई प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। देखिए इसमें देखिए हर तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी, मैच द फॉलोइंग भी, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, लेटेस्ट करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी हम इसमें कवर कर रहे हैं। हर सेगमेंट को मैं इसमें कवर करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 25 ही है, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि सब पे इक्वल वेटेज दी जा सके। कई बार होता है कि भाई हिस्ट्री के क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके माध्यम से भी आपके जो हिस्ट्री के कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। और जो डिटेल मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको जरूर फोकस किया करिए, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को बहुत डिटेल्ड मैनर में एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से आपको जो प्रैक्टिस है उसको इस तरीके से करनी चाहिए कि आप कम समय में कम क्वेश्चन से भी बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से सेट नंबर 42 कंप्लीट होता है। वंस अगेन आप सभी लोगों को धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।